गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलो कुछ डाउट्स हो तो पूछ लो पहले। एनीथिंग। कुछ डाउट हो तो पूछो अभी। चलो पहले। हाँ, आज पीडीएफ आज वर्ड में बनाया है। पीपीटी में कुछ प्रॉब्लम हो रहा था, पता नहीं, तो फिर वर्ड में किया आज। गुड मॉर्निंग गाइस। एक दो मिनट रुकते हैं फिर शुरू करते हैं, ठीक है। आवाज आएगी। आवाज धीरे धीरे आएगी। हाँ, मैं कह रहा हूँ ना। हाँ अनमोल, इम्पोर्टेंट डेज टू बी रिमेम्बर में क्या है, देखो। बहुत सारे डेज होते हैं और कुछ कुछ डेज ऐसे होते हैं जो नेशनल लेवल पे अलग दिन को सेलिब्रेट किए जाते हैं और इंटरनेशनल लेवल पे अलग दिन किए जाते हैं, ठीक है। आई गेस हिंदी वर्ल्ड हिंदी डे इज सेलिब्रेटेड ऑन अ डिफरेंट डे एंड नेशनल हिंदी डे इज सेलिब्रेटेड ऑन डिफरेंट डे। आई हैव ऑलवेज सेड दैट डेज पे इतना ज्यादा इम्पोर्टेंस, डेज के ऊपर इतना ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है। बिकॉज इट इज लाइक यू हैव टू रिमेम्बर 50 थिंग्स और शायद एक क्वेश्चन आ जाए, ठीक है। कुछ कुछ डेज होते हैं विच आर वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे वर्ल्ड एनवायरमेंट डे इज एन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट डे बिकॉज ये ग्लोबल लेवल पे बहुत बड़ी तरह से सेलिब्रेट किया जाता है। सो इफ द डेज हैज दैट मच सिग्निफिकेंस तो उसके बारे में पढ़ना चाहिए। व्हाट आई फील दैट दिस डेज नेसेसरी वो मैं कवर करवाता हूँ, ठीक है। बाकी तो एवरी वीक में, मतलब अगर टू बी ऑनेस्ट, अगर एक महीना होता है 30 डेज, देन देर विल बी 20 डेज सेलिब्रेटेड फॉर वन और द अदर थिंग, बट दैट इज नॉट नेसेसरी, ठीक है। सो दैट इज दैट। चलो देखते हैं फिर। जैसे अभी शहीद दिवस कब होता है वो आपको पता होना चाहिए। हमने शहीद दिवस के बारे में पढ़ा था, ठीक है। शहीद शहीद दिवस 2 दिन होते हैं अब से नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की बर्थडे विल बी सेलिब्रेटेड एज शहीद दिन। एंड ऑल्सो 23rd March, द डे भगत सिंह, सुखदेव एंड राजगुरु वेर हैंग, दैट इज ऑल्सो शहीद दिन, ठीक है। So now you have to remember that along with 23rd March, you have Subhash Chandra Bose birthday to be celebrated at Shahid Divas. I think that is 25th January. अभी मैं दूसरे क्वेश्चंस देखता हूँ। हाँ महक, बंगाल पार्टीशन की डेट इज नॉट इम्पॉर्टेंट। बिकॉज क्या है कि गवर्नमेंट announced the partition on some other date, then they actually implemented the partition on some other day. But the year is extremely important. Time and again question has been asked on that which year the Bengal partition took place. So you should know it is in 1905 by Lord Curzon. And who was the viceroy responsible for the partition of Bengal? Then you should know it is Lord Curzon. Okay, date is not that much important. Appointment and awards are extremely important. प्रसन्ना, extremely important. अपॉइंटमेंट्स तो पता होनी ही चाहिए और अवार्ड्स भी पता होने चाहिए, ठीक है। यूनाइटेड नेशन के तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ने चाहिए। यू शुड नो दैट इट वाज फाउंडेड इन 1945। यू शुड नो द 6 मेन ऑर्गन्स ऑफ यूनाइटेड नेशंस। ये सब हम कर चुके हैं। और यूनाइटेड नेशन जैसी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आई थिंक मैं एक लेक्चर छोड़ के हर एक लेक्चर में पढ़ाता हूँ, बिकॉज वो पढ़ते ही रहना होता है, ठीक है। आज भी हम यूनाइटेड नेशंस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। सो वो तो हो जाएगा। You should know there are 15 members in the United Nations Security Council. Out of that, 5 are permanent, 10 are not permanent. ठीक है, ये सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए। ओपन स्काईज ट्रीटी की डिटेल्स नहीं पता होनी चाहिए। मैंने ओपन स्काईज ट्रीटी पढ़ाया था। मैंने आपको पढ़ाया था कब वो इम्प्लीमेंट किया गया था, कौन सी कंट्रीज, कौन सी मेजर कंट्रीज आर पार्टिसिपेंट इन दैट डील। और अभी रिसेंटली यूएसए केम आउट अंडर डोनाल्ड ट्रम्प एंड नाउ ऑल्सो रशिया इज गोइंग टू विथड्रॉ फ्रॉम द ओपन स्काईज ट्रीटी, ठीक है।
हाँ, बोर्ड्स कैंसल हो गए आपके सबके, ठीक है। हाँ, जेरूसलम टॉपिक इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, वी हैव डिड इट इन डिटेल। इजराइल पैलेस्टाइन इश्यू मैंने आपको बहुत अच्छे से करवाया है। इफ यू गो एंड रीड द नोट्स इट विल बी इनफ, ठीक है। दिल्ली बीइंग द कैपिटल ऑफ इंडिया इज 1911। आईक्यू की स्टैटिक बुक जो हमारी है उसमें बहुत अच्छे से दिया है ऑल द मेजर हिस्ट्री इवेंट, ठीक है। सो यू कैन विजिट दैट, ठीक है। वो बहुत अच्छा कंपाइलेशन है फॉर द स्टैटिक पार्ट। मैंने हमेशा से कहा है दैट यू शुड बी थरो विद दैट स्मॉल बुकलेट, यू विल स्कोर रियली वेल इन द स्टैटिक जीके, ठीक है। ओके गाइस, मैंने सारे आंसर अब तो कर दिए, अब मैं शुरू करता हूं, ठीक है। सर एनी नीड टू डिफरेंट, नो नो, नासा परसिवरेंस मिशन की कोई भी डिटेल्स अब जानने की जरूरत नहीं है फॉर यू पीपल, ठीक है। ऑल द इंपॉर्टेंट थिंग्स विथ रेफरेंस टू दैट मिशन हैज बीन कवर्ड। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, सो यू शुड नो। एंड जितना भी जानने लायक था, वॉट एवर दैट वॉज नेसेसरी, दैट हैज बीन कवर्ड, ठीक है, पॉइंट बाय पॉइंट। परसिवरेंस मिशन भी मैंने काफी डिटेल में करवाया है, ठीक है। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट टुडेज लेक्चर। और आज हम आज लास्ट में वी विल बी डूइंग फंडामेंटल राइट्स। मैंने काफी सारे पेपर्स जो देखे हैं उसमें क्वेश्चंस आर ऑलवेज आस्क्ड विथ रेफरेंस टू फंडामेंटल राइट्स। सो अगर आपको फंडामेंटल राइट्स कौन से में क्या लिखा है वो ही आपको नहीं पता, देन इट विल बी अ प्रॉब्लमेटिक फॉर यू टू आंसर। सो व्हाट आई हैव डिसाइडेड दैट मैं आपको फंडामेंटल राइट्स पढ़ाऊंगा, आज 3 पढ़ाऊंगा और बाकी के 3 नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाऊंगा, ठीक है। अच्छे से पढ़ाऊंगा बिकॉज काफी सारे क्वेश्चन एप्लीकेशन बेस्ड होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। 12 to 35 है, सो जो भी है अच्छे से आज मैं पढ़ाऊंगा आपको। आज मैं आपको इक्वालिटी पढ़ाऊंगा, देन आई वी विल डू राइट फ्रीडम एंड राइट टू एक्सप्लॉइटेशन। आज 3 करेंगे, ठीक है। हाँ, आर्टिकल 32 भी करवाऊंगा विथ ऑल द रेट्स, डोंट वरी, ठीक है। बिकॉज आई हैव सीन दैट questions are asked on the judgments of the Supreme Court. They are easy to answer provided you know the rights associated with it, ठीक है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन वो भी हम आज देखेंगे एंड में, ठीक है। चलो, नाउ लेट्स स्टार्ट टुडेस लेक्चर। ओके, अभी आ जाओ, जो भी है देखेंगे, चलो। Okay guys, World Environment Day. Now World Environment Day, you have to remember it because it is a very important day and it is celebrated in a very global level, in a very prominent way. That is the reason you should know about it. It is celebrated on 5th June, ठीक है। When it was decided, कब डिसाइड किया गया था कि 5th जून को हम सेलिब्रेट करेंगे वर्ल्ड एनवायरमेंट डे? इट वॉज इन 1972। 1972 में एनवायरमेंट को लेके सबसे पहली बार एक कॉन्फ्रेंस हुई थी इन स्टॉकहोम। स्टॉकहोम इज द कैपिटल ऑफ स्वीडन, ठीक है। सो फ्रॉम दैट ईयर ऑनवर्ड्स 5th जून वाज सिलेक्टेड एंड सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड एनवायरमेंट डे, ठीक है। नाउ ऐसे क्वेश्चंस में कैसा पूछा जा सकता है, व्हाट इज द थीम ऑफ दिस ईयर? सो द थीम ऑफ वर्ल्ड एनवायरमेंट डे 2021 is ecosystem restoration, reimagine, recreate, restore. Reimagine, recreate and restore. इस बार along with the celebration, United Nations has decided that they will celebrate from the year 2021, this year, to 2030 as the United Nations decade ऑन इकोसिस्टम रिस्टोरेशन, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, वो लोग सिर्फ इतना ही पूछेंगे आपको दैट रिसेंटली यूनाइटेड नेशन ने 2021 टू 2030 किस कॉज को डेडिकेट किया है, देन द आंसर विल बी इकोसिस्टम रिस्टोरेशन। हर साल कोई एक कंट्री को सिलेक्ट किया जाता है एज अ होस्ट कंट्री टू सेलिब्रेट वर्ल्ड एनवायरमेंट डे। कौन सी कंट्री है इस बार होस्ट? द आंसर इज पाकिस्तान। एट द सेम टाइम
यू शुड ऑल्सो नो दैट इंडिया ने लास्ट कब सेलिब्रेट किया था, वेरी इंपॉर्टेंट। इंडिया ने लास्ट होस्ट किया था वर्ल्ड एनवायरमेंट डे इन 2018, ठीक है। और पिछले साल किसने किया था 2020 में? द आंसर इज कोलंबिया, ठीक है। अभी लिख लो, दिस इज अ इंपॉर्टेंट न्यूज, ठीक है। और कुछ क्वेश्चन हो तो अब पूछ लो इस पर्टिकुलर न्यूज के बारे में। नो, you have to write it down. I don't send PPTs और PDF. So आपको लिखना पड़ेगा, और जितना लिखोगे ऐसी न्यूज, इट विल बी मच बेटर फॉर यू टू रिटेन इट, ठीक है। हाँ देखो, थीम ऑफ इवेंट इज अगेन वेरी कंफ्यूजिंग, लेकिन वो आ जाएगा इफ यू कीप रिवाइजिंग द न्यूज। अगर आप 2-3 बार पढ़ोगे ना तो फिर आपको आराम से याद रह जाएगा, ठीक है। ट्वेंटी नाइनटीन में किसने होस्ट किया था? 2019 में चाइना ने होस्ट किया था, ठीक है। ओके गाइस, सबने लिख लिया? शुड आई गो अहेड? वर्ल्ड एनवायरमेंट डे पे अभी आपको कोई भी टॉपिक पूछे, शैलराज थोड़ा जल्दी लिखो, थोड़ा जल्दी लिखो। हाँ, मैं क्या कह रहा था, वर्ल्ड एनवायरमेंट डे के बारे में अभी आपको कुछ भी पूछेंगे फ्रॉम एनी ऑफ द न्यूज आर्टिकल एंड उसके क्वेश्चन, तो आप आराम से आंसर कर पाओगे, ठीक है। इंडिया hosted in 2018. United Nation Environment Program was established in 1972 only, ठीक है। ओके गाइस, अब लिख लिया? शुड आई गो अहेड? शिलराज, लिख लिया आपने? ओके, आई एम गोइंग अहेड नाउ। ओके गाइस, मुझे पहले ये बताओ, which institution is responsible for the approval of vaccine trials in India? If a question is asked that which institution is responsible, very good. All of you know that DCGI, which stands for Drugs Controller General of India, is the institution which approves the usage of vaccine or the production of vaccine in India. मैंने आपको पिछली बार भी पढ़ाया था दैट स्पुतनिक 5 ने इंडिया में कौन सी कंपनी के साथ प्रोडक्शन का अग्रीमेंट साइन किया था? सबसे पहले एक कंपनी थी, मैंने पढ़ाया था। वेरी गुड गाइस, इट वाज डॉक्टर रेड्डी, वेरी गुड। डॉक्टर रेड्डी was given the responsibility for the production of Sputnik 5. Now recently, even the Serum Institute of India has got the approval of DCGI for the production of Sputnik 5 vaccine, ठीक है। लिख लो। हिमाचल प्रदेश इज अ फार्मा हब, ठीक है। वहां पे फार्मास्यूटिकल की काफी सारी कंपनीज आपको मिलेगी हिमाचल में। एंड आई थिंक कि आपको ये भी पता होगा कि सबसे पहली वैक्सीन कौन सी बनी थी? विच वॉज द फर्स्ट वैक्सीन फॉर COVID-19? हाँ,
ऐसा भूल नहीं जाने का, ठीक है। इट वॉज स्पुतनिक 5 ओनली, ठीक है। यस, the function of DCGI is to provide approvals to the vaccines. Is to provide approval to the vaccine. एनिमल के लिए भी सबसे पहली वैक्सीन चाइना क्या, रशिया ने बनाई थी, ठीक है। रशिया वॉज द फर्स्ट कंट्री टू मैन्युफैक्चर कोरोना वायरस वैक्सीन फॉर एनिमल्स, ठीक है। ओके गाइस, if I ask you a question, that recently in which zoo of India lion was tested positive for coronavirus COVID-19? गिर इज नॉट अ जू। अगर आप थोड़ा सोचते मेरे क्वेश्चन के बारे में, तो आप ये गलती नहीं करते। गिर इज अ नेशनल सेंचुरी गाइस। मैंने तो जू पूछा, आप मेरे क्वेश्चन को तो सुनो। चलो बताओ, काफी सारे लोगों ने सही आंसर दिया है, वेरी गुड। इट वॉज अ जू इन हैदराबाद। इट वॉज अ जू इन हैदराबाद, बहुत ही फेमस जू है हैदराबाद में। ये आप लोग खुद ढूंढोगे, ठीक है। यू विल सर्च द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑन योर ओन। ओके गाइस, नाउ आई एम गोइंग अहेड, ठीक है। चलो, DCGI इज अ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन, ठीक है। चेन्नई में हुआ था, लेकिन मैंने क्वेश्चन तो लायन के बारे में पूछा है, तो आपको वो सोचना है कि कौन सा जू था जिसमें लायन को हुआ है। बहुत सारे जू है इंडिया में, तो ठीक है, क्वेश्चन के हिसाब से आंसर होता है, आई गेस, ठीक है। ओके गाइस, देखो, दिस इज जस्ट अ फैक्चुअल न्यूज। You just have to write down that NASA has planned 2 missions. Now I cannot go back. I am giving you ample time to write. ठीक है, and I always ask before going ahead, ठीक है। Now please focus on this one, ठीक है। NASA announces plans. Sorry, मैं क्या कह रहा था? Okay guys, you just have to know that these 2 missions which are called Da Vinci and Veritas, फुल फॉर्म लिखने की जरूरत नहीं है, बट you should know that these 2 missions, Da Vinci and Veritas, are mission of NASA for the planet Venus. And don't ignore this kind of news thinking कि ये मिशन नासा का है तो क्यों पूछेंगे। Time and again question has been asked on perseverance. अभी रिसेंटली क्राइस्ट की एग्जाम में दे हैव आस्क्ड क्वेश्चन ऑन प्रोजेक्ट स्टारलिंक, वो स्पेसएक्स का था। सो यू शुड नॉट मिस दिस क्वेश्चंस, ठीक है। डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है, बट यू शुड नो दैट दा विंची एंड वेरिटास आर 2 मिशन ऑफ नासा फॉर द प्लैनेट वीनस, ठीक है। लिख लो। हाँ, नासा इज अ वेरी कॉम्पिटेंट एजेंसी व्हेन इट कम्स टू स्पेस एक्सप्लोरेशन, ठीक है। ओके गाइस, दिख रहा है आपको? ठीक है, ओके। Okay, now answer this question. Some basic knowledge of solar system is required because ऐसे questions exam में पूछते हैं. Like they can ask you a question which we have also covered before, that if they ask you that asteroid belt is present between which 2 planets, then what will be the answer? Asteroid belt
किसके किस दो प्लैनेट के बीच में मिलता है? मार्स एंड सैटर्न इज अ रॉन्ग आंसर. इट इज मार्स एंड जुपिटर. ठीक है, वेरी गुड. नाउ अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड सन इन विच डायरेक्शन? ईस्ट टू वेस्ट या वेस्ट टू ईस्ट? सोच के आंसर बताना. वेरी गुड गाइस, दिस क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज मैं अभी आपको इसका क्वेश्चन पूछने वाला हूं. ये मुझे अभी जानना था. अर्थ रिवॉल्व्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट. वेस्ट टू ईस्ट. सारे प्लैनेट्स वेस्ट टू ईस्ट घूमते हैं सिवाय दो प्लैनेट को छोड़ के. डू यू नो विच टू प्लैनेट डज दैट थिंग? Okay, please write down. This is a very important question. Venus and Uranus. Venus and Uranus, they spin from east to west. बाकी सारे planets, they move from west to east. ठीक है, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है. Now second question. Which planet is called the cousin of Earth or twin sister of Earth? मुझे पता है इसमें आप काफी सारे लोग गलती करेंगे. सब मार्स लिख रहे हैं. मेजॉरिटी ऑफ यू आर राइटिंग मार्स. नाउ मार्स इज इनकरेक्ट आंसर. ठीक है, कजिन ऑफ अर्थ इज ऑलवेज, ट्विन सिस्टर ऑफ अर्थ इज ऑलवेज वीनस. ठीक है, वीनस. प्लीज राइट डाउन. ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है एंड राइट डाउन. ठीक है, लिख लो. Reason is that the shape of Venus and Earth are very much similar. Venus थोड़ा सा छोटा है अर्थ से, but all of the other dimensions are quite similar. ठीक है, that is the reason. ठीक है, हाँ ऑलमोस्ट सेम है लेकिन थोड़ा छोटा है Venus. ये पता होना चाहिए. अर्थ बड़ा है, ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन अर्थ इज बिगर देन Venus. ठीक है, ये दो बहुत अच्छे क्वेश्चंस है, आपको पता होना चाहिए. ठीक है, और डू यू रिमेंबर मैंने आपको क्यूपर बेल्ट के बारे में भी पढ़ाया था. क्यूपर बेल्ट कहां पे लोकेटेड है? वेयर इज क्यूपर बेल्ट लोकेटेड? ओके, लिख लो. क्यूपर बेल्ट इज फाउंड अराउंड प्लूटो. प्लूटो. ठीक है, प्लूटो के पास. ठीक है, so these are some good questions with respect to the solar system. ठीक है, ऋषित you are telling me to repeat each and every news. कैसे होगा? चलो सुन लो ध्यान से. It is found around Pluto. Kuiper belt. Kuiper. Kuiper belt. ठीक है, so these are some good questions. लिख लेना और याद कर लेना. ठीक है, चलो आगे चलते हैं. Everybody, I am going ahead. ठीक है, ओके गाइस. नेपट्यून के ऑर्बिट के बाद क्या आएगा? प्रसन्ना, प्लूटो. क्यूपर बेल्ट is a belt where cold bodies are found, so it is associated with Pluto. मुझे पता है नेपट्यून के ऑर्बिट के बाद आता है, लेकिन अरे इसमें क्या, सॉरी, मैं आपको बताया ही रहा हूं कि नेपट्यून के बाद तो प्लूटो ही आने वाला है, तो उसके आजू बाजू मैंने बोला. ठीक है, बट क्यूपर बेल्ट इज ऑलवेज एसोसिएटेड विथ प्लूटो. ठीक है, प्लूटो वेस्ट टू ईस्ट, वेस्ट टू ईस्ट. ठीक है, ओके गाइस. नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट जजमेंट. रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने इसे कोट किया था विथ रिस्पेक्ट टू अ केस. इट डील्स विथ सेडिशन लॉ. वेरी गुड, आप सबने ऑलरेडी मुझे लिखा है, मुझे जानकर बहुत अच्छा लगा. नाउ कैन यू टेल मी द सेक्शन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेडिशन? अगर मुझे आपके ऊपर सेडिशन का चार्ज लगाना है
then I will use which section of IPC? Very good. Section 124A. Please write down that section 124A deals with the sedition law. ठीक है? Now this sedition law was enacted back in the days of British Raj. ठीक है? बहुत ही पुराना लॉ है, बहुत ही पुराना लॉ है, और सबसे पहला इंसान जिसके ऊपर ये लॉ लगा था और वो जेल गए थे, दैट इज आई गेस बाल गंगाधर तिलक. वेरी गुड. मैंने बाल गंगाधर तिलक के बारे में जब पढ़ाया था, मैंने तब भी इसके बारे में आपसे बात की थी. ठीक है, बाल गंगाधर तिलक वॉज द फर्स्ट पर्सन जिसके ऊपर ये सेक्शन 124A लगाया गया था. बाद में हुआ क्या, दैट दिस पर्टिकुलर सेक्शन वाज वेरी मिसयूज्ड बाय द गवर्नमेंट, बाय वेरियस गवर्नमेंट्स इन इंडिया. ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये एक रिवॉल्यूशनरी जजमेंट दिया था विच इज कॉल्ड केदारनाथ सिंह जजमेंट. तो सुप्रीम कोर्ट ने इसमें स्ट्रेट अवे कह दिया था कि आप हर किसी को सिडिशन का चार्ज लगा के उठा नहीं सकते और जेल में नहीं डाल सकते. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है दैट मियरली क्रिटिसाइजिंग द गवर्नमेंट doesn't mean that he is doing any anti national activities. ठीक है, सिडिशन मतलब गवर्नमेंट के अगेंस्ट रिवॉल्ट करना, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड सिडिशन. गवर्नमेंट के अगेंस्ट बहुत ही ज्यादा कंटेम्प्ट लाना, दैट इज कॉल्ड सिडिशन. ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने अंडर दिस जजमेंट दे नैरोड डाउन द एप्लीकेशन ऑफ सेक्शन 124A. रिसेंटली एक बहुत ही प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट है मिस्टर विनोद दुआ. ही वाज चार्ज्ड विद सेडिशन लॉ, सो ही अपीलिंग टू द सुप्रीम कोर्ट. देन सुप्रीम कोर्ट साइटेड दिस रिवॉल्यूशनरी जजमेंट सेइंग कि आप जो जर्नलिस्ट क्रिटिसाइज करते हैं गवर्नमेंट को, आप उनको सेडिशन लॉ के अंदर ऐसे ही नहीं डाल सकते हैं. दैट शुड बी क्लियर कंटेंट, दैट शुड बी क्लियर signal that the person is aggravating people to revolt against the government. तब आप उसको जेल में डाल सकते हो अंडर सेडिशन लॉ, वरना नहीं डाल सकते. नाउ लेट मी टेल यू व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड टू यू. देखो, आई गेस बैक इन 2018 गवर्नमेंट गेव सुप्रीम कोर्ट गेव अ रिवॉल्यूशनरी जजमेंट which said that right to privacy is a fundamental right. Now my question is, ये मैं पढ़ा चुका हूं आपको, what was the name of that judgment under which the Supreme Court said that right to privacy is a fundamental right? ऐसे क्वेश्चंस आपको इतनी सारी एग्जाम में मिलेंगे पूछे हुए कि आप पूछो मत. ठीक है, सो क्वेश्चंस ऐसे पूछे जाते हैं. नाउ टेल मी, कौन सा केस था? नो, केशवानंदा भारती तो कहा, वो तो 1973 में था गाइस. मैं आपको 2018 की बात पूछ रहा हूं जिसमें राइट टू प्राइवेसी was said as a fundamental right. श्रेया सिंगल जजमेंट इज अ रॉन्ग आंसर, बट आई एम, अच्छा लगा मुझे कि आप लोग श्रेया सिंगल जजमेंट के बारे में भी जानते हो. द आंसर इज पुट्टू स्वामी जजमेंट. प्लीज राइट डाउन. जो नए स्टूडेंट से आप भी लिखो, बिकॉज इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो लोग कभी भी पूछ लेंगे. इन द सेम वे दे विल आस्क यू दैट केदारनाथ सिंह जजमेंट इज रिलेटेड टू विच टॉपिक, देन यू शुड नो इट इज सेडिशन लॉ, सेक्शन 124A. ठीक है, ओके. एनी क्वेश्चंस गाइस? गाइस एनी क्वेश्चंस? नाउ एक और क्वेश्चन मैं आपको पूछ रहा हूं, थोड़ा सोच के आंसर देना. ठीक है, योर राइट टू प्राइवेसी वॉज इन पुट्टू स्वामी जजमेंट. पुट्टू स्वामी, सेक्शन 124A. सेक्शन 124A इज फॉर सेडिशन लॉ. ठीक है, हाँ, मैं आपको क्वेश्चन ये पूछ रहा हूं that your right to criticize the government is under which article? Your right to criticize the government is under which article?
नाउ ये आपको तभी पता होगा जब आपने आर्टिकल्स पढ़े होंगे, और वो पढ़ने ही पढ़ेंगे बिकॉज एग्जाम में ऐसा पूछेंगे. दैट इज आर्टिकल 19. वेरी गुड गाइस. बिकॉज आर्टिकल 19 सेज फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन, थॉट. ठीक है. नाउ यू क्रिटिसाइजिंग द गवर्नमेंट इज एन एक्ट ऑफ फ्री स्पीच एंड एक्सप्रेशन. सो बेसिकली दैट इज आर्टिकल 19. ठीक है. So Kedarnath judgment is also related to which article? That is article 19. ठीक है. रिसेंटली एक मॉक पेपर में देख रहा था, उसके अंदर बहुत ही अच्छा था आर्टिकल अबाउट राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी. ठीक है. राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी. सो इन दैट क्वेश्चन ऑल्सो कॉम्प्रिहेंशन था और उसके नीचे क्वेश्चंस थे. इन दैट वन क्वेश्चन वाज दैट योर राइट टू मैरिज, मतलब आपको किसी से भी शादी करनी है, इज अंडर विच आर्टिकल? योर राइट टू मैरी अ पर्सन ऑफ योर चॉइस इज अंडर विच आर्टिकल? ये मैं सब आपको पढ़ा चुका हूं. अगर आपको शिरीन जजमेंट याद आएगा, केरला वाला, it is not right to freedom, it is article 21, right to life and personal liberty. Right to life and personal liberty. इसके लिए आपको, मुझे ये इंपॉर्टेंट समझाना था ऑफ द आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. फंडामेंटल राइट्स तो पता ही होने चाहिए, तो एग्जाम में इट विल बी इजी फॉर यू टू स्कोर मार्क्स. ठीक है. आज हम लास्ट में देखेंगे. ओके गाइस, I am going ahead now. ठीक है. केदारनाथ सिंह जजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट. दिस जजमेंट इज जस्ट लाइक केशवानंदा भारती जजमेंट. ठीक है. उतना भी इंपॉर्टेंट नहीं है. केशवानंदा भारती वाज अ रिवॉल्यूशनरी जजमेंट, बट दिस इज इक्वली इंपॉर्टेंट जजमेंट. ठीक है. चलो चलते हैं आगे. This is just a factual news that Indian Olympic wrestler Sumit Malik, he failed the dope test. So now he will not be allowed to participate in the Japanese Olympic Games. ठीक है. Tokyo Olympics. Please write down. A simple question can be asked that recently which Indian wrestler failed the dope test and he was disqualified for Tokyo Olympics. So you should know his name is Sumit Malik. Please write down. नहीं, जैसे तो मैंने आर्टिकल पढ़ा है, we have lost this particular spot because he is now disqualified, so we cannot send anyone else in this 125 kilo category. ठीक है. So basically we have lost one chance to get a medal at Tokyo Olympics. ठीक है. This is just a factual news. Please write down. हाँ शिव, आईक्यू में जो बुक है उसमें जो डेट्स लिखी है दैट इज इंपॉर्टेंट. अरे प्रसन्ना, केशवानंदा भारती वाज रिलेटेड विथ पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है. इट इज अ, मतलब केशवानंदा भारती is all about पूरे के पूरे constitution. In that preamble has also been talked about, fundamental right is also talked about. So it's a very huge thing to discuss. ठीक है. मेरे को वो समझाने के लिए 1 घंटा चाहिए एटलीस्ट. ठीक है. ठीक है. But you should know one thing, that it is associated with basic structure doctrine. That is a very good question. ठीक है. Doping means there are some drugs which enhances your performance in any kind of sports. Now this substance are banned for any athlete. अगर आप ऐसे सब्सटेंस कंज्यूम करके स्पोर्ट्स खेलते हो then you will be disqualified. ठीक है. So that is what is about doping test. Now my question to you guys, that India में which is the supreme agency which deals with doping? ये एजेंसी के बारे में मैंने पढ़ाया है.
इंडिया में विच इज द सुप्रीम एजेंसी दैट डील्स विथ डोपिंग? प्लीज राइट डाउन, द आंसर इज नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, ठीक है। And the headquarter is in New Delhi. Please write down. And at the international level, it is World Anti-Doping Agency. ठीक है? At the international level, it is World Anti-Doping Agency, and the headquarter is in Montreal, Canada. ठीक है? मॉन्ट्रियल जाओगे, यू विल फाइंड नेक्स्ट इंडिया, ठीक है, थोड़े टाइम में। मेरे को तो ऐसा ही लगा था। चलो, हो गया गाइस, शुड आई गो अहेड? लिख लिया सबने? फिर ऐसा मत कहना कि सर ऊपर ले लो, अभी से पूछ रहा हूं, ठीक है। चलो, गोइंग अहेड नाउ। देखो, दिस फर्स्ट ऑफ ऑल let us understand what are sustainable development goals. आप में से किसको नहीं पता कि एसडीजी क्या है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स क्या है, आप सब जानते हो? Okay. Okay, guys. So in the year 2015, all the countries of the world, they adopted 17 goals. कितने? 17. Those 17 goals are called sustainable development goals. ठीक है? As the name itself suggests that these goals are meant to achieve development, but which is a sustainable development. ठीक है? Sustainable development का मतलब क्या है? That you have to utilize the resources and you have to develop the country or your economy in a sustainable way, not in unsustainable way. ठीक है? तो ऐसे टोटल 17 गोल्स थे that were adopted by all the countries, and those 17 goals had to be achieved or has to be achieved in 15 years. ठीक है? 2015 से लेके 2030 तक, within this 15 years, those 17 goals has to be achieved. ठीक है? ये हो गया इंटरनेशनल लेवल पे बात। now let us come back to our country. So गवर्नमेंट ने क्या किया, इंडियन गवर्नमेंट ने, that they told नीति आयोग that you make an index. Basically index क्या होता है? That will measure the performance of every other state, that how sustainably developing they are. ठीक है? कि वो लोग कितना अच्छा काम कर रहे हैं in the field of sustainable development. तो नीति आयोग ने 4 कैटेगरी बनाई है इसमें। एक है एस्पिरेंट, एक है परफॉर्मर, एक है फ्रंट रनर, और एक है अचीवर कैटेगरी में। जिसने बहुत ही अच्छा काम किया है उसको अचीवर बनाएंगे, ठीक है, और जिसने बहुत ठीक ठाक काम किया है उसको एस्पिरेंट बनाएंगे, ठीक है। ये 4 कैटेगरी डिसाइड की थी। नाउ इन दिस पर्टिकुलर रिपोर्ट, द फर्स्ट स्टेट who is doing very good job is केरला, और लास्ट स्टेट जो सबसे घटिया काम कर रहा है दैट इज बिहार। ठीक है? बस इतनी चीजें पता होनी चाहिए, इससे ज्यादा आपको कुछ भी नहीं पता होना चाहिए। मैंने हमेशा से बताया है दैट कोई भी इंडेक्स हो या कोई भी रैंकिंग हो तो आपको टॉप में कौन है वो पता होना चाहिए और लास्ट में कौन आता है वो पता होना चाहिए। हमेशा क्वेश्चंस एग्जाम में ऐसे पूछते हैं दैट विच कंट्री इज द फर्स्ट कंट्री in the which state is the first state in the sustainable development goal, then you should know it is Kerala.
या तो फिर क्वेश्चन ऐसा पूछेंगे कि कौन सा स्टेट सबसे लास्ट आया है, तो आपको पता होना चाहिए इट इज बिहार। ठीक है, लिख लो। और कुछ क्वेश्चन है तो पूछ लो। केरला, वर्णिका, केरला, केरला। मैं स्टूडेंट्स को हमेशा कहता हूं कि ऐसे कोई भी इंडेक्स होते हैं इंडिया में जिसमें डेवलपमेंट की बात होती है, देन आप आंख बंद करके मोस्ट ऑफ द टाइम केरला लिख सकते हो, बिकॉज आपका आंसर हमेशा सही होगा। और लास्ट में कोई भी पूछे तो बिहार, यूपी लिख सकते हो, तब भी आपका आंसर मोस्टली सही हो जाएगा। ठीक है, सो दैट इज द रियलिटी। लिख लो। ऑलवेज रिमेंबर, अगर आप भी खुद पढ़ रहे हो, देन यू शुड जस्ट नो who is the first three country or first three winners and who are the last three losers. ठीक है, if you do this in any kind of index, you will able to answer the questions. ठीक है, you should know कि इंडेक्स कौन बनाता है, कोई भी रिपोर्ट कौन बनाता है, या कोई भी इंडेक्स कौन बनाता है। इफ दे आस्क यू अ क्वेश्चन दैट विच ऑर्गेनाइजेशन प्रिपेयर्स द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडिया इंडेक्स, तो आपको पता होना चाहिए इट इज नीति आयोग। ठीक है, कुछ दैट आई डोंट नो। ठीक है, बिकॉज मैं खुद ऐसे पढ़ता हूँ, व्हेन आई प्रिपेयर फॉर एनीथिंग, मैंने हमेशा से ऐसे ही प्रिपेयर किया है, और ऐसे ही आंसर सही हो जाते हैं। बिकॉज वो लोग कभी नहीं पूछेंगे कि फिफ्थ कौन आया, सिक्स्थ कौन आया। दे विल आस्क यू कि फर्स्ट कौन आया या तो फिर लास्ट कौन आया। ठीक है, ओके गाइस, लिख लिया आप सबने? शुड आई गो अहेड? ओके, नाउ आंसर अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। लास्ट ईयर एक एग्जाम में नीति आयोग का फुल फॉर्म पूछा था। आप लोगों को पता है नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या है? और ये पेपर मैंने सॉल्व कराया था स्टूडेंट्स को। ठीक है, एग्जाम में ऐसा भी पूछते हैं, नीति आयोग का फुल फॉर्म पूछा था। आप सबको पता है नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या है गाइस? ओके, सिर्फ एक को ही पता है। वेरी गुड, अच्छा लगा जान के। द आंसर इज नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, जिन लोगों को भी नहीं पता है लिख लो, अच्छा रहेगा, because hardly few people have answered these questions, which is very shocking. Niti Aayog is National Institute for Transforming India. Now, my second question is that Niti Aayog, आयोग का कुछ फुल फॉर्म नहीं है। आयोग मीन्स कमीशन। आयोग मीन्स हिंदी में कमीशन होता है। ठीक है, कमीशन को हिंदी में आयोग कहते हैं। नाउ माय सेकंड क्वेश्चन इज, ध्यान से सोच के आंसर देना, दैट नीति आयोग replaced which Indian organization? वेरी गुड गाइस, वेरी गुड। ये सुन के, ये जान के मेरे को अच्छा लगा। द आंसर इज नीति आयोग रिप्लेस्ड प्लानिंग कमीशन। नीति आयोग रिप्लेस प्लानिंग कमीशन। ठीक है, वेरी गुड। नाउ माय थर्ड क्वेश्चन, हु इज द चेयरमैन ऑफ नीति आयोग? नीति आयोग के चेयरमैन कौन है? वेरी गुड, वेरी गुड। इट इज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। जिसने भी राजीव कुमार लिखा है, आपका आंसर गलत हो जाएगा एग्जाम में, और आपको ऑप्शन में राजीव कुमार का नाम भी देंगे और आप टिक मार्क करके आ जाओगे। राजीव कुमार इज द वाइस चेयरमैन ऑफ नीति आयोग। ठीक है, चेयरमैन अलग होता है, वाइस चेयरमैन अलग होता है। चेयरमैन मोदी जी है, वाइस चेयरमैन इज राजीव कुमार। और नीति आयोग का चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन है? हु इज चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ नीति आयोग? वेरी गुड गाइस, ये भी इंपॉर्टेंट है। हिज नेम इज अमिताभ बच्चन, नहीं, अमिताभ कांत। ठीक है, अमिताभ कांत, KANT। ठीक है, नाउ नीति आयोग के बारे में हमने सब कुछ पढ़ लिया। ठीक है,
you will be able to answer questions of नीति आयोग. ठीक है? Okay, any questions? मैं जाऊं आगे. Year is not important, but still if you want, it was in 2014. ठीक है? चलो आगे चलेंगे. Who is vice chairman? Vice chairman is राजीव कुमार. ठीक है? Okay, some students are here telling that it is 1st of January 2015. So you can correct because मुझे याद नहीं है. 2014 था मेरे हिसाब से, लेकिन 2015 काफी सारे स्टूडेंट्स ने कहा है. So you can make a correction. It is in 2015. ठीक है? It was created in 2015. Okay. हाँ, मैं वही कह रहा हूँ, ऐसे क्वेश्चंस नहीं पूछेंगे, बट स्टिल सम स्टूडेंट्स वर आस्किंग, सो मैंने पूछा बिकॉज आई रिमेंबर इन 2014 when Mr. Modi became prime minister, he said that I will abolish planning commission. ठीक है? तो हमेशा डिफरेंस होता है एक कहने में और एक इम्प्लीमेंटेशन में. ठीक है? ये सेम दिल्ली कब इंडिया का कैपिटल बना वो वाला जैसा क्वेश्चन है. Officially it was said in 1911 by the British government that it will be in 1911. ठीक है? लेकिन कुछ लोग कहते हैं it is 1912. ठीक है? लेकिन 1911 से काम बन जाता है. चलो, okay. Now you should know. Now come back to this news. ठीक है guys? चलो. African Union has suspended Mali. Now Mali, अगर आप अफ्रीका का मैप देखोगे, it is located in northwest Africa. Now Mali is a very huge country, लेकिन यहाँ पे अभी पिछले एक साल में कुछ अजीब खेल चल रहा है. Twice, I am saying twice, the government, the prime minister and president were imprisoned by the military head. माली का जो मिलिट्री हेड है, उसने 2 बार, एक नहीं 2 बार वहां पे जो प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट है, उसको he will forcibly make them to resign. ठीक है? So because of this uncertain situation, African Union, now African Union is the very huge organization of Africa. African Union में all the 50 states of Africa are a part of this African Union. ठीक है? So they have suspended Mali. बस हमें इतनी चीज पता होनी चाहिए. ठीक है? लिख लो, बाकी ज्यादा नहीं. African Union is a union of all the states in Africa. They have suspended Mali. Why? Because of this uncertain and undemocratic way of rule in the country. ठीक है? लिख लो. हाँ यार, मैं कैपिटल पूछने वाला था. माली वैसे तो डेमोक्रेटिकली रूल किया जाता है, बट वहां पे रिसेंटली वहां की मिलिट्री ने 2 बार they have detained the prime minister and president. ठीक है? So now it is under military rule, just like Myanmar. ठीक है? Just like Myanmar. म्यांमार में भी डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट थी, बट इट वाज डिथ्रोन्ड बाय द मिलिटरी जनता. ठीक है? ओके, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ माली? What is the capital of Mali? Bamako. 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 Yes. Bamako. Guys, I am really sorry. मेरा पूरा घर is located on the main road. ठीक है? एंड सामने पूरा नया कंस्ट्रक्शन चल रहा है. सो बिकॉज ऑफ दिस आप आज को ये एक्स्ट्रा नॉइज सुनना पड़ रहा है. ठीक है? मैं मेरे घर पे कहीं पे भी बैठूंगा, ये सुनाई देगा. ठीक है? बिकॉज माई हाउस इज जस्ट लोकेटेड ऑन द मेन रोड. ठीक है? सो आई एम सॉरी.
ओके गाइस, लिख लिया? शुड आई गो अहेड? मेरे भी सिर में बज रहा है ये जोर जोर से, लेकिन क्या करूं। आई स्टे ऑन जजिस बंगलो रोड, ठीक है। चलो गाइस, लिख लिया? शुड आई गो अहेड? चलो। जस्ट अ फैक्चुअल न्यूज, इतना पता होना चाहिए दैट ईरान लार्जेस्ट वॉरशिप रिसेंटली सैंक इन गल्फ ऑफ ओमान। ईरान का सबसे बड़ा वॉरशिप था, वो डूब गया। कहां पे? गल्फ ऑफ ओमान में। अगर शिप है तो शिप का नाम भी होगा। सो व्हाट इज द नेम ऑफ द शिप? द आंसर इज द खरग। यहां पे जो लिखा है द खरग, ठीक है, वो शिप का नाम है। और ये शिप जो डूबा है वो ईरान का एक बहुत ही फेमस पोर्ट है, उसके पास ही डूबा है। उस पोर्ट का नाम क्या है? द पोर्ट ऑफ जसक, JASK, ठीक है। प्लीज राइट डाउन। नथिंग टू टीच, इट्स जस्ट फैक्चुअल न्यूज, लेकिन पता होना चाहिए बिकॉज इट्स ईरान लार्जेस्ट वॉरशिप, ठीक है। लिख लो। ओके गाइस, लिख लिया? शुड आई गो अहेड? ओके, आंसर दिस क्वेश्चन। मैंने आई गेस पिछले लेक्चर में पढ़ाया था और द लेक्चर बिफोर दैट। द पोर्ट ऑफ दुकम, DUQM, is located in which country? The port of Duqm, which will be developed by India, or I would rather say which will be utilized by the Indian Navy, is located in which country? इतना पढ़ाने के बाद, मैंने तब भी इतना जोर से पढ़ाया था आपको, इतना अच्छे से याद करवाया था आपको, फिर भी गलती हो रही है। पोर्ट ऑफ दुकम इज लोकेटेड इन ओमान गाइस, ओमान। ईरान क्यों लिख रहे हो? ईरान पे वी आर मेकिंग छाबहार पोर्ट। ईरान में जो इंडिया ने पोर्ट बनाया है, दैट इज छाबहार पोर्ट, ठीक है। प्लीज राइट डाउन, जिससे भी गलती हुई है आप लोग लिखो, आप लोग लिख लो ताकि आपको अच्छे से याद रहे। द पोर्ट दैट इज डेवलप्ड बाय इंडिया इन ईरान इज छाबहार पोर्ट, एंड दुकम पोर्ट which will be utilized by the Indian Navy is located in Oman. दुकम पोर्ट की स्पेलिंग इज DUQM, दुकम। एंड छाबहार की स्पेलिंग आप बना के लिख सकते हो, CHABAHAR, छाबहार, ठीक है। चलो गाइस, शुड आई गो अहेड? लिख लिया आप सबने? एवरीबॉडी, शुड आई गो अहेड? ओके, चलो। हाँ अनन्या, वो न्यूज था और हमने किया भी है, ठीक है। ओके, पहले मेरी बात ध्यान से सुन लो। अभी ये न्यूज लिखते वक्त देखो, इफ यू रिमेम्बर लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर ऑफ, आई गेस ये कौन सा क्वेश्चन था, क्लैक का पेपर था, ठीक है, लास्ट ईयर का।
सो इन दैट पर्टिकुलर पेपर सार्क मीटिंग हुई थी, आई स्टिल रिमेम्बर। तो सार्क मीटिंग के ऊपर उन्होंने एक कॉम्प्रिहेंशन उठाया पेपर में से, वो चिपका डाला न्यूज आपकी पेपर में, और उसके ऊपर दे आस्क 5 to 6 क्वेश्चन। ठीक है, मॉरल ऑफ द स्टोरी, ऐसी मीटिंग्स जो होती है दे आर इंपॉर्टेंट। मैंने आपको बताया है कि ब्रिक्स की मीटिंग है, सार्क की मीटिंग है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मीट्स होती है। ठीक है, बिकॉज यहाँ पे इंडिया का इन्फ्लुएंस बहुत अच्छा है इन दिस मीटिंग्स। ठीक है, तो ये सारी मीटिंग्स के बारे में जानना ज्यादा जरूरी होता है। ठीक है, सार्क की मीटिंग के ऊपर काफी इजी क्वेश्चंस पूछे थे। ठीक है, सो वो था। तो अभी इसको समझो एंड व्हाई दिस इज इंपॉर्टेंट। और और लास्ट ईयर ही किसी और एग्जाम में ब्रिक्स का फुल फॉर्म भी पूछा था, सच एन इजी क्वेश्चन। ब्रिक्स का फुल फॉर्म पूछा था, दैट इज ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। और ब्रिक्स मैंने आई गेस दो तीन लेक्चर पहले ही वापस पढ़ाया था आपको। ठीक है, नाउ ये मीटिंग क्या है? ब्रिक्स फॉरेन मिनिस्टर्स। बेसिकली इसमें ब्रिक्स के प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट नहीं मिलेंगे, इसमें सिर्फ और सिर्फ ब्रिक्स के फॉरेन मिनिस्टर मिलेंगे। ठीक है, और व्हाई दिस पर्टिकुलर मीटिंग इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, बिकॉज इसका हेड, द कंट्री विच इज चेयरिंग दिस पर्टिकुलर मीटिंग इज इंडिया। ठीक है, इंडिया इज द चेयर ऑफ ब्रिक्स फॉरेन मिनिस्टर। ठीक है, फर्स्ट लाइन ही यहाँ पे लिखा है। ठीक है, इंडिया ये मीटिंग थर्ड टाइम होस्ट कर रहा है या थर्ड टाइम चेयर कर रहा है। इसके पहले इंडिया चेयर्ड ब्रिक्स फॉरेन मिनिस्टर मीटिंग in 2012 also, in 2016 also. Now, what is the theme of this particular meeting? The answer is intra-BRICS cooperation for continuity, consolidation and consensus. ठीक है, और ये थीम किसने दिया है? इंडिया ने दिया है। व्हाई? बिकॉज इंडिया इज द चेयर फॉर दिस पर्टिकुलर मीटिंग। ठीक है, फिर 5 जो कंट्री है उनके फॉरेन मिनिस्टर्स का नाम दिया है, जो इस साल क्लैक या आईलेक ऐसी एग्जाम्स देने वाले हैं। इन 2 एग्जाम्स की बात कर रहा हूं, बाकी वालों के लिए ये 5 नाम जानना जरूरी नहीं है। बट द पीपल हु आर अपियरिंग फॉर क्लैक एंड आईलेक, you should remember the name of the foreign ministers. ठीक है, because last year exam में they ask about the name of Nepal's foreign minister. ठीक है, ख्याति रिपीट करने की जरूरत नहीं, यहाँ पे लिखा है द थीम ऑफ इंडिया ब्रिक्स एक्ट 15। ठीक है, सो सो मैं क्या कह रहा था? ओके, हाँ, सो द पीपल हु आर अपियरिंग फॉर क्लैक एंड आईलेक, यू हैव टू नो द 5 फॉरेन मिनिस्टर नेम। ठीक है, बाकी क्या बात हुई थी और दैट वी, और बाकी यहाँ पे मेन डिस्कशन क्या हुआ था वो भी पता होना चाहिए। 2 मेन डिस्कशन हुए थे, दैट ब्रिक्स कंट्री मिलके टेररिज्म को फाइट करेंगे, ये पहली बात की इन्होंने 5 फॉरेन मिनिस्टर ने मिलके। एंड दूसरी बात उन्होंने कहा है दैट ईरान का जो न्यूक्लियर इश्यू है दैट शुड बी सॉल्व थ्रू डिप्लोमेटिक एंड पीसफुल वे। दिस वर द 2 टॉपिक्स विच वर डेल्ट बाय द ब्रिक्स फॉरेन मिनिस्टर मीटिंग। ठीक है, लिख लो, दिस मीटिंग इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, बिकॉज ऑन द सेम थीम अ क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड इन द प्रीवियस एग्जामिनेशन ऑल्सो। ठीक है, लिख लो, और अभी इसके रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चन है तो पूछ लो। ये सब चीज इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे एक एक चीज इंपॉर्टेंट है इस पर्टिकुलर न्यूज में। थीम लिखी है, इंडिया ने 3 बार होस्ट किया है, दैट इज इंपॉर्टेंट। एंड स्टेटिक पार्ट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। ठीक है, ब्रिक्स का तो वो तो मैंने पढ़ाया ही है, दैट ब्रिक्स पहले ब्रिक्स नहीं था, साउथ अफ्रीका नहीं था, पहले सिर्फ ब्रिक था, BRIC। पहली मीटिंग 2009 में हुई थी, सॉरी 2009 में, तब साउथ अफ्रीका मेंबर नहीं था। लेकिन जब 2010 में मीटिंग हुई तब साउथ अफ्रीका को ऐड किया गया था। ठीक है, आई होप एवरीथिंग इज क्रिस्टल क्लियर। ब्रिक्स के बारे में मैंने सब कुछ पढ़ा दिया है, कुछ बाकी नहीं रहा। ठीक है, प्लीज राइट डाउन, यहां पे सब इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ब्रिक्स का ऐसा हेडक्वार्टर नहीं है सच। ठीक है,
ब्रिक्स की बाकी ऑर्गेनाइजेशन का हेड है, ठीक है। तब भी अगर आप चाहो, हाँ मैं वही कह रहा हूं कि ब्रिक्स टावर के बारे में आप लिख सकते हो, इट इज इन शेंगाई, ठीक है। सो अगर आपसे पूछ ले ऐसा कभी, ऐसा ऐसा मैंने आज तक कोई क्वेश्चन नहीं देखा है, बट यू कैन राइट डाउन शेंगाई, ठीक है। शेंगाई, यस प्लीज राइट डाउन शेंगाई। द हेडक्वार्टर ऑफ ब्रिक्स इज ब्रिक्स टावर शेंगाई। शेंगाई लिख सकते हो आप, ठीक है, लिख लो। ओके गाइस, एवरीवन, लिख लिया आप सबने? शुड आई गो एड? ओके, वेट, एक दो स्टूडेंट्स ने नो लिखा है, रुक जाते एक मिनट। ओके, हाँ हाँ, मैं वेट कर रहा हूँ, ठीक है, हाँ। ओके, तब तक रिवाइज करते हैं हम अच्छी चीजें, लाइक अदर पीपल राइट। ओके, व्हाट इज द नेम ऑफ ब्रिक्स बैंक? ब्रिक्स बैंक का नाम क्या है? अरे यार, जिसने भी अब एडीबी लिखा है ना, आई विश अभी फिजिकल लेक्चर चल रहे होते, ट्रस्ट मी मैं आपको 100 बार लिखवाता। वरना मैं आपको मैं आपको लिटरली 100 बार लिखवाता, जिसने भी एडीबी लिखा है ना। अभी आप लोग बच गए हो कि ऑनलाइन लेक्चर चल रहा है, ठीक है, वरना मैं 100 बार लिखवाता। और वो भी जिसने गलत आंसर दिया है ना, आप सब पुराने स्टूडेंट्स हो, 1 साल से पढ़ रहे हो मेरे साथ एडीबी और न्यू डेवलपमेंट की बातें। इट इज न्यू डेवलपमेंट बैंक, ठीक है, न्यू डेवलपमेंट बैंक, दैट इज कॉल्ड ब्रिक्स बैंक। मैं 100 बार लिखवा था, बच गए आप। यार एग्जाम आएगी अभी 1-2 महीने में आपकी, अभी गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ओके, अब लिख लिया, अब जाऊं आगे? हाँ, ये प्रसन्न, ये जो आपके साथ हो रहा है ना कि नींद में सारी चीजें याद आती है, ये बहुत अच्छी बात है, ठीक है, ऐसा ही होना चाहिए। ओके। ओके गाइस, जाऊं आगे? फिर अभी चला जाऊंगा तो बोलना मत, आई हैव टू गो एड, ठीक है। ओके। ओके, वन स्मॉल क्वेश्चन, जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन। पढ़ाने की मुझे जरूरत नहीं लगी, इसलिए मैं कुछ चीजें ऐसे साइड में नोट करके लिख देता हूँ। आई गेस यू ऑल ऑफ यू नो दैट रिसेंटली वर्ल्ड नंबर 2 प्लेयर, शी boycotted French Open because it was said that she has to appear for media interview, but she said that I cannot tolerate media interview. So, which spokesperson is I am talking about? She is world number 2 and she withdrew from French Open अभी recently because of this issue. Very good guys. नाओमी ओसाका। ये पढ़ाने की जरूरत नहीं थी, लेकिन आपको इसके बारे में आइडिया होना चाहिए, शायद पूछ ले, ठीक है। वेरी गुड, आप सबको पता है। नाओमी ओसाका, शी सेड दैट आई कैन नॉट फेस इंटरव्यूज। नाओमी ओसाका, शी सेड दैट आई कैन नॉट फेस इंटरव्यूज। तो फिर फ्रेंच ओपन वाले के साथ उनका झगड़ा हो गया, देन शी विथड्रू फ्रॉम फ्रेंच ओपन, ठीक है। सो यू शुड नो। ओके, चलो, गोइंग अहेड गाइस। फैक्चुअल न्यूज है। 11th प्रेसिडेंट ऑफ इजराइल, आपको पता होगा दैट रिसेंटली अ न्यू प्रेसिडेंट ऑफ इजराइल हैज बीन अपॉइंटेड, और उनका नाम क्या है? आइसैक हर्जॉक। आइसैक हर्जॉक, ठीक है। ही इज द 11th प्रेसिडेंट ऑफ इसराइल। मैंने हमेशा से कहा है that whenever a new person has been appointed
at any position, then you should also know that who was the person before him. तो उनके पहले कौन थे प्रेसिडेंट इसराइल के? द आंसर इज रूवेन रिवलिन. यहाँ पे फोर्थ पैराग्राफ आप देखो, वहां पे लिखा है दैट आइजैक हर्जॉग विल रिप्लेस प्रेसिडेंट रूवेन रिवलिन. ठीक है, लिख लो, फैक्चुअल न्यूज है. ठीक है गाइस, डू यू रिमेंबर दैट हमने हर एक कंट्री के पार्लियामेंट्स को क्या नाम होता है उसके बारे में भी पढ़ा था? याद है? कितने स्टूडेंट्स को याद है मेरी ये पढ़ाई हुई चीज? मैंने आपको वर्ल्ड के जो इंपॉर्टेंट कंट्रीज है उनके पार्लियामेंट को क्या कहा जाता है वो मैंने आपको पढ़ाया है. ठीक है, यस, वेरी गुड, बिकॉज ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछते हैं, यू शुड नॉट मिस इट. इसी तरह यहाँ पे लिखा है कि इजराइल में जो पार्लियामेंट है उसे क्या कहते हैं? नीसेट. KNESSET. ठीक है, मैंने आपको जापान के बारे में पढ़ाया था, जर्मनी के बारे में पढ़ाया था, यूएसए के बारे में पढ़ाया था, ईरान के बारे में पढ़ाया था. ठीक है, दिस आर इंपॉर्टेंट थिंग्स, पूछते हैं एग्जाम में, आपको आना चाहिए. यस, इवन रशिया के बारे में मैंने पढ़ाया था. ऋषित, आप कौन से ईयर के लिए अप्लाई कर रहे हो? न्यू स्टूडेंट्स डोंट वरी. हाँ, न्यू स्टूडेंट्स यू शुड नॉट वरी, ये आपका हो जाएगा. ठीक है, जैसे एक आज हो गया पार्लियामेंट वाला, दैट इजराइल के पार्लियामेंट को क्या कहते हैं? नीसेट. न्यू स्टूडेंट्स यू शुड नॉट वरी. ठीक है, जो इस साल एग्जाम नहीं दे रहे हैं आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज मैं बहुत ज्यादा रिवीजन करवाता हूँ हर एक टॉपिक का. आपके जो स्टूडेंट्स, आपके मतलब आपके जो सीनियर्स है, मतलब ये वो ब्रिक्स वो 5-6 बार पढ़ चुके होंगे. ठीक है, सो यू शुड वरी अबाउट दैट. बट आज लिख लो दैट इजराइल के पार्लियामेंट को नीसेट कहा जाता है. ठीक है, ओके गाइस, शुड आई गो एड? लिख लिया आपने? एवरीबडी, शुड आई गो एड? यार थोड़ा जल्दी लिखो शिव. ओके ओके गाइस, चलो चलता हूं आगे. ठीक है, हाँ, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ठीक है, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन. चलो बताओ, रिसेंटली किसको अपॉइंट किया है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन? आप सबको पढ़ना, आप सबने पढ़ा होना चाहिए गाइस. ठीक है, ये बहुत ही बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया में, एंड यू शुड नो बिकॉज 2 दिन पहले या 3 दिन पहले उनको अपॉइंट किया गया है. ही वॉज नॉट द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. ठीक है, he was chief just he was only justice in a supreme court. ठीक है, so basically arun mishra he has been appointed by the president as the chairman of the national human rights council. ठीक है, now let us understand about national human rights council. Then please write down that national human rights council was formed in 1993. was formed in 1993. ठीक है, एंड उसके जो चेयरमैन है ही हैज टू बी द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और एनी अदर जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट. ठीक है, आइदर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होने चाहिए उसके चेयरमैन, या तो फिर कोई और जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया. द सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग टू नो इज that who appoints the chairman of National Human Rights Commission? Very good question. You should know that the president appoints the chairman of the National Human Rights Commission. ठीक है,
वेरी गुड। नाउ प्रेसिडेंट तो सिर्फ अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट तो सिर्फ अपॉइंट करते हैं, लेकिन प्रेसिडेंट को बताना तो पड़ेगा कि यू अपॉइंट मिस्टर अरुण मिश्रा। तो उनको सिलेक्ट कौन करता है? बेसिकली अ कमिटी ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, लोकसभा स्पीकर, स्पीकर ऑफ द लोकसभा, डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा एंड deputy chairman, then the opposition member in Lok Sabha and Rajya Sabha and the home minister, इतने सारे लोग इकट्ठा होकर डिसाइड करते हैं दैट हु विल बी द चेयरमैन ऑफ द नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। ठीक है, लिख लो। एनी क्वेश्चन गाइस? टोटल 6 जन होते हैं। लीडर ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, ध्यान से सुन लो और लिख लो, प्राइम मिनिस्टर होते हैं, स्पीकर ऑफ द लोकसभा होते हैं, फिर राज्यसभा के चेयरमैन नहीं, डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा होते हैं। ठीक है, देन लीडर ऑफ द अपोजिशन इन बोथ लोकसभा एंड राज्यसभा होते हैं। और अगर प्राइम मिनिस्टर है तो उनका बेस्ट फ्रेंड फॉर एवर भी साथ में होगा, दैट इज होम मिनिस्टर अमित शाह। ठीक है, लिख लो। हिज अपॉइंटमेंट इज वेरी कॉन्ट्रोवर्शियल, वो डिस्कस नहीं करते हैं। ठीक है, एग्जाम में हमें ऐसा नहीं पूछेंगे, और कंट्रोवर्सी है तो फिर क्यों डिस्कस करें। ठीक है, सर चेयरमैन ऑफ राज्यसभा इज प्रेसिडेंट ओनली, राइट? हाँ हाँ हाँ, अनन्या यू आर राइट, द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और किसको रिप्लेस किया? ओके गाइस, थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग मी। मिस्टर अरुण मिश्रा, ही रिप्लेस्ड विच चेयरमैन? हाँ सॉरी, वाइस प्रेसिडेंट गाइस, वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट इज द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। डोंट वरी, आज आपका सबका नसीब बहुत अच्छा है। टुडे वी हैव टू डिस्कस राज्यसभा इन डिटेल, अभी 5 मिनट के बाद। ठीक है, एच एल दत्तू, प्लीज राइट डाउन एच एल दत्तू, ही रिप्लेस एच एल दत्तू। नाउ एच एल दत्तू साहब वॉज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है, ओके गाइस, शुड आई गो एड? एनी क्वेश्चन? जाऊं आगे? ठीक है, चलो। देखो राज्यसभा आ गया, मैंने बताया ना कि आज राज्यसभा भी हमें पढ़ना है। ठीक है, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। एंड यस, यू कैन राइट डाउन गाइस, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन का हेडक्वार्टर इज लोकेटेड इन न्यू दिल्ली। ठीक है, न्यू दिल्ली में लोकेटेड है। चलो अभी राज्यसभा के बारे में पढ़ेंगे एकदम अच्छे से। माय फर्स्ट क्वेश्चन टू यू गाइस इज दैट राज्यसभा का इंग्लिश नाम क्या है? जैसे लोकसभा को हाउस ऑफ पीपल कहते हैं, वैसे राज्यसभा का नाम क्या है? अपर हाउस भी थोड़ा सा सेकंड नेम है, ऑफिशियली बताओ थोड़ा यार, थोड़ा सोफिस्टिकेटेड नाम बताओ। जैसे हाउस ऑफ पीपल मैंने कहा, वैसे ही राज्यसभा इज कॉल्ड काउंसिल ऑफ स्टेट्स। राज्यसभा को कहा क्या कहा जाता है? काउंसिल ऑफ स्टेट। ठीक है, ये काइंड ऑफ ऑफिशियल नेम है, काउंसिल ऑफ स्टेट। ठीक है, अपर हाउस और लोअर हाउस हम ऐसे कॉलोक्युअली बोलते हैं, यू नो, डे टू डे लाइफ में, इनफॉर्मल वे में। अदरवाइज इट इज काउंसिल ऑफ स्टेट एंड द हाउस ऑफ पीपल। ठीक है, चलो ये पहली बात हो गई। देन राइट डाउन द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ राज्यसभा
इज 250. 250, 252 नहीं गाइस, 250. ये जिसने भी पीछे 2 लगाया है ना, आप लोग लोकसभा में पहुंच गए, बिकॉज लोकसभा में एक जमाने में, अभी आप वहां पे 552 लिखोगे तो वो भी गलत हो जाएगा। अभी लोकसभा की स्ट्रेंथ इज 550, ठीक है। एग्जैक्टली मैंने कहा था, और ये तो मैंने स्टूडेंट्स को पढ़ाया भी है। नाउ इट इज 550, ठीक है। एंग्लो इंडियंस का नॉमिनेशन खत्म कर दिया गया है लोकसभा में। सो नाउ इवन द स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा इज 550, ठीक है। लोकसभा 550 बिकॉज एंग्लो इंडियन का नॉमिनेशन हटा दिया गया है। एंड राज्यसभा का इज 250. आउट ऑफ दिस 250, 12 people are nominated by the president of India. राज्यसभा में एंग्लो इंडियंस के लिए कोई नॉमिनेशन नहीं है। देर आर नो प्रोविजंस फॉर एनी काइंड ऑफ नॉमिनेशन फॉर एंग्लो इंडियंस इन राज्यसभा। सिर्फ लोकसभा में था, अब वो कैंसिल कर दिया है, ठीक है। चलो, 12 people are nominated by 12 people are nominated by president in राज्यसभा। नाउ प्रेसिडेंट क्या किसी को भी नॉमिनेट कर सकता है? द आंसर इज नो। दे हैव टू बी पीपल ऑफ डिस्टिंग्विश मेरिट इन द फील्ड ऑफ साइंस, आर्ट, लिटरेचर, स्पोर्ट्स, ठीक है। साइंस, आर्ट, लिटरेचर, स्पोर्ट्स एंड सोशल सर्विस, ठीक है। ये लिख लो। एंड राज्यसभा is called as the permanent house in the Parliament of India because like Lok Sabha, this house is not dissolved. पता चला, लोकसभा 5 साल के बाद डिसॉल्व हो जाती है, उसके पहले भी कभी डिसॉल्व हो जाती है, लेकिन राज्यसभा इज अ कंटिन्यूअस हाउस ऑफ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। अनलाइक लोकसभा जहां पे एक मेंबर का टर्म 5 साल का होता है, राज्यसभा में कितने साल का होता है बताओ मुझे? वेरी गुड, 6 साल। राज्यसभा में 6 साल के लिए आपका मेंबरशिप होता है, ठीक है। वेरी गुड गाइस। एंड एवरी 2 years 1/3 member retires. Every 2 years, ठीक है। Every 2 years 1/3 member retires और नए मेंबर उनकी जगह पे इलेक्ट किए जाते हैं। नाउ हु इज द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा? वेरी गुड, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा इज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। वाइस प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, रामनाथ कोविंद जी नहीं, ठीक है। और लास्ट टाइम आई स्टिल रिमेंबर, आपके सीनियर्स को मैं ये क्वेश्चन मैंने इतनी बार कराया था और उनको एग्जाम में यही पूछा था। इफ आई आस्क यू दिस क्वेश्चन, इज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द पार्ट ऑफ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, तो आपका आंसर क्या होगा? वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया पार्लियामेंट के पार्ट है या नहीं है? जिसने भी यस लिखा है, आपका आंसर गलत है। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज नॉट अ पार्ट ऑफ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। प्लीज रिमेंबर, और अभी अपनी बुक में लिख लो, ये बहुत ही क्लासिक पुराना क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत बार पूछते हैं। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज नॉट अ पार्ट ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट हैज 3 पार्ट्स, एक प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, दूसरा लोकसभा, तीसरा राज्यसभा। बात खत्म, ठीक है। अभी कुछ डाउट हो तो पूछ लो, अदरवाइज हमने राज्यसभा एकदम अच्छे से पढ़ लिया है, कुछ बाकी नहीं रहा है।
Any question, guys, or should I go ahead? हाँ, vice president is not a part. अरे यार, Parliament of India has three parts: President of India, then Lok Sabha, and then Rajya Sabha. Vice President of India is not a part of Parliament. ठीक है? ओके गाइस, हो गया. स्पीकर राज्यसभा में होते ही नहीं है, स्पीकर लोकसभा में मिलते हैं. ठीक है? राज्यसभा में चेयरमैन होते हैं. एंड वाइस प्रेसिडेंट इज नॉट अ मेंबर ऑफ राज्यसभा ऑल्सो. यस खुशी, आपकी बात एकदम सही है. ठीक है? ख्याति, आपकी बात भी सही है. मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस इन लोकसभा ओनली एंड नॉट इन राज्यसभा. 12 लोग को कोई भी, मैंने जैसे कहा, प्रेसिडेंट डिसाइड करते हैं. प्रेसिडेंट इलेक्ट्स दोस 12 पीपल फ्रॉम दिस पर्टिकुलर फील्ड्स. ठीक है? जो मैंने यहाँ पे लिखी है. इम्पीचमेंट आज तक एक भी बार इंडिया में नहीं हुआ है. ठीक है? एक भी बार इम्पीचमेंट नहीं हुआ है इंडिया में. वेंकैया नायडू इज द करंट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. यस. चलो, गोइंग अहेड नाउ. अरे भाई ऋषि, वो जस्टिस रामास्वामी है. हम प्रेसिडेंट की बात कर रहे हैं. प्रेसिडेंट को आज तक इंडिया में इम्पीच नहीं किया गया है. ठीक है? जजेस की बात अलग है. दो ऐसे केसेस थे जिसपे दो ऐसे जज थे जिनके ऊपर इम्पीचमेंट की प्रोसीडिंग्स शुरू होने वाली थी, लेकिन फिर नहीं की गई थी. ठीक है? लेकिन इम्पीचमेंट प्रेसिडेंट के आज तक इंडिया में नहीं हुए हैं. ठीक है? ओके. फैक्चुअल न्यूज है गाइस. नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ही कमीशन इंडियन कोस्ट गार्ड शिप विच इज कॉल्ड सजक. ठीक है? मैंने कहा है, इंडिया कोई भी शिप बनाता है, किसी कंट्री से लेता है, या तो फिर नेवी में इंडक्ट करता है, एयरफोर्स में इंडक्ट करते हैं, तो उसके बारे में हमें पढ़ना चाहिए. नाउ दिस न्यू शिप विच इज कॉल्ड सजक, ये इंडिया में इंडिजीनियसली बनाई गई है. हमने किसी और से नहीं ली है. ठीक है? हमने खुद ने ये शिप बनाई है. नाम क्या है? सजक. और ये किसके यूज के लिए है? इंडियन कोस्ट गार्ड के यूज के लिए है, नॉट फॉर इंडियन नेवी. ठीक है? हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जो है अजित डोवल, उन्होंने इसको इंडक्ट किया है. सजग का नाम क्या है? द आंसर इज विजिलेंट. टू बी विजिलेंट, टू बी एक्टिव. ठीक है? ये बनाया किसने है? गोवा शिपयार्ड लिमिटेड. ठीक है? फैक्चुअल न्यूज है, लिख लो. ओके गाइस, लिख लिया? नहीं, दिस इज नॉट फॉर नेवी. मैंने वही तो कहा. देखो गाइस, नेवी और कोस्ट गार्ड अलग अलग चीज होती है. जिनको नहीं पता हो, नेवी का काम अलग है, कोस्ट गार्ड का काम अलग है. कोस्ट गार्ड का काम सिर्फ होता है कि इंडिया के जो टेरिटोरियल वाटर्स होते हैं, टेरिटोरियल वाटर्स, उसको प्रोटेक्ट करना. अभी इंडियन नेवी का शिप, अभी आपको पता होगा कि शायद वो
अफ्रीका की कोस्ट के आसपास होगा, या तो फिर पैसिफिक में कहीं पे हो सकता है, अटलांटिक में हो सकता है। इंडियन नेवी की बात कर रहा हूं। बट दैट इज नॉट द केस विथ कोस्ट गार्ड। कोस्ट गार्ड का काम सिर्फ और सिर्फ इंडिया की कोस्ट को प्रोटेक्ट करना है, ठीक है। आई होप आप दोनों एजेंसी के बीच का डिफरेंस समझ रहे हो, ठीक है। एंड वन मोर थिंग, इंडियन नेवी कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, ठीक है। जैसे इंडियन आर्मी, एयरफोर्स और नेवी, दे कम अंडर द मैंडेट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, राजनाथ सिंह देखते हैं उनको। लेकिन इंडियन कोस्ट गार्ड जो है, दैट कम्स अंडर होम मिनिस्ट्री, ठीक है। तो वो मोटा भाई देखते हैं इंडियन कोस्ट गार्ड, ठीक है। ये भी दोनों एजेंसीज के बीच में डिफरेंस है। दोनों एजेंसी का मैंडेट एकदम अलग है, ठीक है। चलो गाइस आगे चलते हैं। लिख लिया सबने? शुड आई गो एड गाइस? ठीक है। हाँ, अजीत डोवल इज द नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। मैंने जस्ट बता भी दिया आपको, ठीक है। आगे चलते हैं। ओके, यहाँ पे एक और थोड़ा सा न्यूज है। दैट सजाक, ये जो नई शिप हमने इंडक्ट की है, वो कहां पे लोकेटेड होगी? दैट विल प्रोटेक्ट विच कोस्ट? द आंसर इज पोरबंदर कोस्ट, ठीक है। पोरबंदर कोस्ट। चलो। ओके गाइस, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। गाइस, मैंने हमेशा से आपको फिक्की के बारे में भी पढ़ाया है, फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। फिक्की क्या था? जब मैंने आपको फिक्की पढ़ाया था थोड़े टाइम पहले, व्हाट इज फिक्की? फिक्की करता क्या है? फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। जो पुराने स्टूडेंट्स हैं उनको तो पता होगा। फिक्की को मैंने बताया था कि फिक्की काम क्या करता है। ओके चलो छोड़ो, कोई बात नहीं। बेसिकली गाइस, इंडिया में जो भी इंडस्ट्रीज होती है, उनका भी खुद का एक ग्रुप होता है, एक एसोसिएशन होता है। ये एसोसिएशन बना के वो करते क्या है? बेसिकली बेसिकली दे ट्राई टू लॉबी विद द गवर्नमेंट। लॉबी मतलब आई एम टॉकिंग इन पॉजिटिव सेंस, दैट दे गिव एडवाइस टू द गवर्नमेंट, लाइक व्हाट शुड बी द इंडस्ट्रियल पॉलिसी, what should they do to promote business, what should they do to promote trade, commerce and industry, ठीक है। सो फिकी जो है, एसोचैम के बारे में मैंने पढ़ाया है, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री ऐसे ही एक बड़ा सा ऑर्गेनाइजेशन है विच रिप्रेजेंट्स द व्यू ऑफ द इंडस्ट्रीज ऑफ इंडिया, ठीक है। सो बेसिकली फॉर द ईयर ऑफ 2001 2021 टू 2022, एक साल के लिए द पर्सन टीवी नरेंद्रन, who is the chief executive officer and managing director of Tata Steel, he has been appointed as the president of FICCI, ठीक है। किसको रिप्लेस किया उन्होंने? जैसा मैं बार बार बताता हूं कि जो रिप्लेस किया जाता है ही इज ऑल्सो इक्वली इंपॉर्टेंट। देन मिस्टर नरेंद्रन, ही रिप्लेस्ड मिस्टर उदय कोटक, द सीईओ एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ कोटक महिंद्रा बैंक, ठीक है। दिस इज फैक्चुअल न्यूज, अपॉइंटमेंट टाइप ऑफ न्यूज, राइट इट डाउन, ठीक है। राइट इट डाउन। जैसे फार्मर का यूनियंस है, फार्मर, कितने सारे फार्मर यूनियंस है, ट्रेड यूनियंस है, इन द सेम वे दिस आर इंडस्ट्रियल यूनियंस, ठीक है। ऑफ कोर्स यस गौतम, गुजरात चेंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है यहाँ पे, आ, आश्रम रोड पे ही है, ठीक है। पूरी की पूरी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। सो एवरी, इवन द जीसीसीआई इज अ पार्ट ऑफ फिक्की, ठीक है। यस, यू आर राइट, ठीक है गौतम।
ओके गाइस, लिख लिया? शुड आई गो अहेड? ओके, गोइंग अहेड नाउ, ठीक है। ओके, वर्ल्ड मिल्क डे, ठीक है। अभी मैं इतना इंपॉर्टेंट नहीं मानता हूं ऐसे डेज को, बिकॉज बहुत सारे डेज होते हैं, बट इट्स माई ड्यूटी टू टीच यू गाइस, ठीक है। सो मैं करवा रहा हूं, ठीक है। वर्ल्ड मिल्क डे बेसिकली 1 जून को सेलिब्रेट किया जाता है टू रेस अवेयर टू रेस अवेयरनेस रिगार्डिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ मिल्क एंड हाईली न्यूट्रिशियस फूड, ठीक है। सो डेट लिख लो, वर्ल्ड मिल्क डे लिख लो, 2021। And what is the theme this year? The theme is sustainability in the dairy sector. ठीक है, लिख लो। प्रसन्ना, आप सोचो, वर्गीस कुरियन इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम इंडियन पर्सपेक्टिव, नॉट फ्रॉम द वर्ल्ड पर्सपेक्टिव, ठीक है। सो इंडिया में अगर ऐसा कुछ होगा, विच आई डोंट नो, मैं आपको सिर्फ समझाने का ट्राई कर रहा हूँ हाउ टू थिंक अबाउट अ क्वेश्चन, दैट इंडिया में कुछ नेशनल मिल्क डे ऐसा कुछ हो, देन इट वुड बी अराउंड वर्गीस कुरियन, ठीक है। वर्ल्ड मिल्क डे, आई डोंट थिंक सो, ठीक है। थीम, ऐसी हर एक थीम जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस होती है इसके साथ जो एसोसिएटेड है, दे विल डू, दे ऑलवेज डिसाइड दिस काइंड ऑफ थिंग्स। जैसे ये यूएनईपी है, अभी हमने वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के बारे में पढ़ा था, देन यूएनईपी अलोंग विद द कंट्री विच होस्ट द वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, वो लोग साथ में मिलकर डिसाइड करते हैं, ठीक है, कि कौन सी थीम होगी। गौतम, मैं अमूल में जिस दिन जाके आऊंगा, अमूल में, तब मैं आपको इसके बारे में कुछ बता सकता हूँ, ठीक है। उसके लिए मेरे को अमूल जाना पड़ेगा। ओके गाइस, शुड आई गो एड? लिख लिया आप सबने? चलो। द ग्रेट चाइना इज हियर। चाइना मतलब इतना जोरदार चीज है ना, हर एक चीज में इनोवेशन करते हैं, तो नए नए डिशेस लाने में भी वो दे आर वेरी इनोवेटिव, ठीक है। वो कुछ ना कुछ नया लेके आते हैं, इनोवेशन इतना करते हैं ना चाइना वाले हर एक फील्ड में कि पूछो मत आप लोग, ठीक है। सो नया डिशेस भी लेके आए। सो बेसिकली चाइना ने सबसे पहला ह्यूमन केस डिटेक्ट किया है फॉर H10N3 बर्ड फ्लू। मतलब ये पर्टिकुलर स्ट्रेन जो है H10N3 बर्ड फ्लू का, वो कभी भी ह्यूमंस में नहीं पाया जाता था, बट चाइना रिपोर्टेड द फर्स्ट केस ऑफ ह्यूमन, जिसमें एक ह्यूमन को दिस पर्टिकुलर स्ट्रेन ऑफ बर्ड फ्लू हुआ है, दैट इज H10N3, ठीक है। सो लिख लो। जो नए स्टूडेंट्स हैं, यू शुड ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट हम कैसे न्यूज पढ़ते हैं गाइस। बेसिकली ये न्यूज मैं इसलिए पढ़ा रहा हूं बिकॉज ये ऐसा पूरे वर्ल्ड में पहली बार कुछ हुआ है, ठीक है। सो अ क्वेश्चन कैन बी आस्क ऑन दिस टॉपिक, वर्ल्ड में कुछ भी फर्स्ट टाइम हुआ हो, कुछ लार्जेस्ट हो, कुछ स्ट्रॉन्गेस्ट हो, टॉलेस्ट हो, तो ये सारे टॉपिक्स एग्जाम के पर्सपेक्टिव से काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। मैं हमेशा कहता हूं कि जो ऐसा कुछ भी न्यूज हो जिसमें फर्स्ट टाइम कुछ हुआ है, लार्जेस्ट, लॉन्गेस्ट, हाईएस्ट, तो उसके बारे में पढ़ना इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। ऋषित, आप कोई एक ऑनलाइन वेबसाइट रिफर कर सकते हो, एंड वन गुड न्यूज़पेपर, इंडियन एक्सप्रेस पढ़ लो, एंड एनी गुड वेबसाइट विल वर्क, ठीक है।
ओके गाइस, लिख लिया? शुड आई गो अहेड एवरीबॉडी? ख्याति, दैट आई डोंट नो, दैट आई डोंट। ठीक है, चलो गोइंग अहेड। यस श्रुत, हमने वो ऑलरेडी कवर कर लिया है। चलो आपने याद करवाया है तो मैं क्वेश्चन पूछ लेता हूँ स्टूडेंट्स को, एंड आई होप कि मेरे जो स्टूडेंट्स हैं, ओल्ड स्टूडेंट्स, उनको ये आंसर आना चाहिए। रिसेंटली कौन सी कंट्री ने एक आर्टिफिशियल सन बनाया है जो सक्सेसफुल रह चुका है, वो पूरा का पूरा प्रोजेक्ट? वेरी गुड गाइस, मेरे को अच्छा लगा बिकॉज ये हमने काफी टाइम पहले पढ़ा था और आप सबने सही आंसर दिया है। इट इज चाइना और उसका नाम था टोकोमैक। टोकोमैक, TOKAMAK। ठीक है, वेरी गुड गाइस, टोकोमैक। इट इज एन आर्टिफिशियल सन विच इज डेवलप्ड बाय चाइना। ठीक है, वेरी गुड। चलो आगे चलेंगे। हाँ, ये अच्छा न्यूज है, ये एग्जाम में पूछ सकते हैं बिकॉज इट इज अबाउट इंडिया। देखो, कापा एंड डेल्टा है क्या? ये आप सोच रहे होगे कि सर ने ये क्या टाइटल दिया है, कापा एंड डेल्टा। बेसिकली इंडिया में जो कोविड का वेरिएंट था उसका नामकरण किया गया है रिसेंटली। ठीक है, द वेरिएंट ऑफ कोविड-19 which was present in India that has been named by World Health Organization। इसमें जो B16171 है उसको कापा कहा गया है, और जो 6172 है उससे डेल्टा कहा गया है। ठीक है, सो प्लीज राइट इट डाउन। Basically, Kappa and Delta are the name of the Indian variants of COVID-19। नामकरण किसने किया है? The answer is World Health Organization। ठीक है, yes, you have to remember this names, Kappa and Delta, of course you have to remember। and ये important इसके लिए है because ये इंडिया का है बेसिकली। ठीक है, और इंडिया की गवर्नमेंट काफी चिंतित थी बिकॉज ये नामकरण के पहले लोग उसको इंडियन वेरिएंट कह के बुलाते थे। सो बेसिकली जो भी गवर्नमेंट होती है, दे डोंट लाइक themselves टू बी एसोसिएटेड विथ एनी काइंड ऑफ डिसीजेस। जैसे चाइनीज वायरस कहते हैं इसको, देन चाइना हेट इट कि आप ऐसा चाइनीज वायरस क्यों कहते हो। ठीक है, इन द सेम वे इंडिया को भी पसंद नहीं आ रहा था, but now India is very happy that it is not referred as Indian variant, but it is called as COVID variant, Kappa and Delta। Yes, number is important because it is easy to remember। मतलब ऐसे नंबर तो आपको याद रहने चाहिए ना। 617 इसमें हार्ड क्या है, और एक है 6172। Okay guys, should I go ahead? Should I go ahead guys? Okay, okay, चलो। फैक्चुअल न्यूज है, वर्ल्ड्स फर्स्ट नैनो यूरिया लिक्विड लॉन्च। वर्ल्ड का सबसे पहला यूरिया इज अ फर्टिलाइजर गाइस। यूरिया क्या है? एक टाइप का फर्टिलाइजर्स है जो एग्रीकल्चर में बहुत ही ज्यादा नेसेसरी होता है। यूरिया इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट इन फर्टिलाइजर्स। ठीक है, सो बेसिकली वर्ल्ड का सबसे पहला नैनो यूरिया लिक्विड ये किसने बनाया है? द आंसर इज इफको, इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कोऑपरेटिव लिमिटेड। ठीक है, एंड आपको पता होगा दैट इट इज लोकेटेड इन नियर कलोल।
कलोल, आप अगर महसाना जाते हो तो कलोल बीच में आता है, और उसके पहले बहुत ही बड़ा इफ्को का टाउनशिप आता है। सो वहां की जो लेबोरेटरी है, दे हैव मेड दिस वर्ल्ड्स फर्स्ट नैनो यूरिया लिक्विड। ठीक है, प्लीज राइट डाउन, इट्स फैक्चुअल न्यूज। ठीक है, नाउ अगेन जो नए स्टूडेंट्स है, आपको पता चलना चाहिए कि मैं ये आपको क्यों पढ़ा रहा हूँ। व्हाई? बिकॉज ये वर्ल्ड में पहली बार हुआ है ऐसा कुछ, वर्ल्ड्स फर्स्ट टाइम समथिंग कॉल्ड नैनो यूरिया लिक्विड हैज बीन प्रिपेयर्ड, एंड दैट टू बाय इंडियन कंपनी। सो इट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस टू नो। ठीक है, लिख लो। यूरिया का तो इतना बड़ा प्रॉब्लम है इंडिया में गाइस, ये तो आप लोग अभी 12th में हो तो आप ऊपर ऊपर से पढ़, मतलब आपको ऊपर से ही पढ़ना है। आपके लिए इट इज नॉट नेसेसरी, बट यूरिया इज द मोस्ट प्रॉब्लमेटिक थिंग फॉर इंडियन गवर्नमेंट। आपको पता नहीं होगा दैट वी स्पेंड इन थाउजेंड्स ऑफ करोड़, आई एम सेइंग थाउजेंड ऑफ करोड़, जस्ट फॉर दिस यूरिया। इंडिया में इंडियन गवर्नमेंट स्पेंड मनी इन थाउजेंड्स ऑफ करोड़ फॉर दिस यूरिया। ठीक है, to import, to manufacture and to provide subsidies to the farmers। फार्मर को बहुत ही ज्यादा सब्सिडी देनी पड़ती है फॉर यूरिया। ठीक है, सो सब्सिडी देगा कौन एट द एंड ऑफ द डे? गवर्नमेंट। सो गवर्नमेंट स्पेंड्स थाउजेंड्स ऑफ करोड़ इन सब्सिडी फॉर यूरिया। ठीक है, सो ऐसा माना गया है दैट विद दिस इनोवेशन द यूजेज ऑफ यूरिया विल बी डिक्रीज एट अ वेरी ह्यूज एक्सटेंट। सो इट इज अ वेरी वेरी promising step for the Indian agriculture। ठीक है, ओके गाइस, शुड आई गो अहेड? लिख लिया? चलो एवरीबॉडी, फैक्चुअल न्यूज है, कुछ समझाना नहीं है, बट आई विल स्टिल वन मोर टाइम आई विल से दैट द न्यू स्टूडेंट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट व्हाई वी आर लर्निंग दिस थिंग राइट नाउ। बिकॉज ऐसा अभी रिसेंटली ऐसा कुछ हुआ है जिसमें दिस वुमन, हर नेम इज सैंग हंग, शी बिकेम द फास्टेस्ट वुमन टू स्केल माउंट एवरेस्ट। ठीक है, she scaled Mount Everest in just 25 hours and 50 minutes। That is why we are studying about this particular news। ठीक है, it's a totally factual news, please write down। ठीक है, इन्होंने रिकॉर्ड बनाया है माउंट एवरेस्ट पे एकदम फासम फास्ट चढ़ने का। ठीक है, હા ફાસમ ફાસ, આપણે ગુજરાતીમાં કહીએ ને એમ, ફાસમ ફાસ। चलो अभी मेरे पुराने स्टूडेंट्स बताएंगे और नए स्टूडेंट्स आप लोग ध्यान से सुनना, तो आपका भी रिवीजन हो जाएगा और आपको भी पता चल जाएगा। चलो लेट्स रिवाइज सम थिंग्स अबाउट माउंट एवरेस्ट। माय क्वेश्चन इज, रिसेंटली कौन सी दो कंट्री ने मिलके माउंट एवरेस्ट की हाइट को स्केल किया था? नेपाल एंड पाकिस्तान इज रॉन्ग आंसर। तिब्बत एंड चाइना इज रॉन्ग आंसर। अरे यार, इतनी छोटी सी चीज में गलती करते हो यार। इट वॉज नेपाल एंड चाइना। तिब्बत एंड चाइना कोई अलग अलग कंट्री नहीं है भाइयों बहनों, पूरा का पूरा तिब्बत चाइना का है। ऐसा कहोगे ना तो जी जिनपिंग को अभी गुस्सा आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसा मत लिखो यार, तिब्बत पूरा का पूरा चाइना का है। ठीक है, सो बेसिकली नेपाल और चाइना ने मिलके रिसेंटली माउंट एवरेस्ट की हाइट को मेजर किया था, एंड इन दैट दे फाउंड दैट द हाइट ऑफ माउंट एवरेस्ट हैज इंक्रीज्ड। ठीक है, सो वो हमें पता होना चाहिए, हम पढ़ चुके हैं इसके बारे में, और नए जो स्टूडेंट्स हैं उनको अब पता भी चल गया। ठीक है,
0.8 सेंटीमीटर बड़ा था। 8848 की जगह 8848.8 सेंटीमीटर बड़ा है। ठीक है। यस गाइस, वेरी गुड, आप सबको पता है। नेपाल और चाइना ने मिलकर सर्वे किया था। ठीक है, चलो आगे चलेंगे। अच्छा चलो, पहले मेरे को ये बताओ, इंडिया में सबसे पहली वुमन कौन थी जिसने इसको वो किया था, हु क्लाइंब द माउंट एवरेस्ट? फर्स्ट इंडियन वुमन टू स्केल्ड माउंट एवरेस्ट, नाम क्या है उनका? वेरी गुड, बचेंद्री पाल। ठीक है, चलो आगे चलेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज गाइस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज। ठीक है, देखो, नाउ द स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम्स अपार्ट फ्रॉम क्लैट, तो उनको सिर्फ इतना ही क्वेश्चन पूछेंगे दैट टू चाइल्ड पॉलिसी, वन चाइल्ड पॉलिसी ये कौन सी कंट्री फॉलो करती है, उनको इतना ही सिंपल क्वेश्चन पूछेंगे। देन द आंसर विल बी इट्स चाइना। लेकिन जो क्लैट दे रहे हैं या आईलेट देंगे, तो उनको क्या कहेंगे? अभी आई गेस कल ही पूरा का पूरा एक आर्टिकल आया है इंडियन एक्सप्रेस में अबाउट चाइनास टू चाइल्ड पॉलिसी। तो उसमें आपको कैसे पढ़ना है, तो चाइना ने सबसे पहली बार ये पॉलिसी कब इंट्रोड्यूस की थी वो आपको पता होना चाहिए। आई एम टॉकिंग अबाउट द स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर क्लैट और आईलेट, जिनको वो कॉम्प्रीहेंशन बेस्ड जीके पूछते हैं। ठीक है, बाकी जो दूसरी एग्जाम्स है स्टूडेंट्स की, उसमें तो दे विल आस्क यू स्ट्रेट अवे कि वन चाइल्ड पॉलिसी कौन फॉलो करता है, टू चाइल्ड पॉलिसी कौन फॉलो करता है। देन द आंसर इज चाइना। ठीक है, बट for the other students, we have to understand some things in a little bit detail. That China ने सबसे पहले वन चाइल्ड पॉलिसी कब इंट्रोड्यूस किया था? द आंसर इज इन 1979, because they had a huge population back in 1980. So to control the population in the country, they said that अब every couple will be allowed only one child. So that happened for the first time in 1979. But close to after 40 years, China saw that उनका labor force काफी कम हो रहा है, and the people in the young age are decreasing. So that was a very worrisome state for the Chinese government. Because अगर आपके पास लेबर ही नहीं होगा, then how will your economy perform? ठीक है, and Chinese economy is extremely labor dependent economy. ठीक है, so in 2016 चाइना ने अलाउ कर दिया कि एक बच्चा नहीं, अब आप दो बच्चे पैदा कर सकते हो। ये कब हुआ? इन 2016। 2016 में चाइना स्टॉप्ड वन चाइल्ड पॉलिसी एंड दे अलाउड couples to have two child. But now in 2021, after 5 years, the government has allowed to even have three children. ठीक है, लिख लो। अब वहां की गवर्नमेंट ने तीन बच्चे भी अलाउ कर दिए हैं। तो पहले 1979 में एक ही बच्चा, फिर 2016 से दो बच्चे, और 2021 से नाउ थ्री चिल्ड्रंस आर अलाउड। ठीक है, प्लीज राइट डाउन। कंपलसरी नहीं, कंपलसरी नहीं है, नॉट कंपलसरी। ठीक है, जिसकी जितनी इच्छा, अपने इंडिया जैसा। ठीक है, चार पांच भी नहीं, लेकिन तीन कर सकते हो। ठीक है, ऐसा है। ओके गाइस, लिख लिया? शुड आई गो अहेड?
इंडिया में ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है, ठीक है, एंड इट विल बी कंसिडर एज अ ह्यूमन राइट वायलेशन अगर आप ऐसा कुछ कहते हो, अपनी सिटीजन्स को रेस्ट्रिक्ट करते हो फॉर हैविंग पिग्स, ठीक है। चाइना तो डिक्टेटरशिप है पूरा का पूरा, वो लोग कुछ भी कर सकते हैं। अदरवाइज इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री यू कैन नॉट फोर्स योर सिटीजन कि आपको सिर्फ एक ही बच्चे करने हैं या दो ही बच्चे करने हैं, ठीक है। ऐसी वर्ल्ड में कोई डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है जहां पे ऐसे रेगुलेशंस है। चाइना तो डिक्टेटरशिप है, तो वो लोग तो कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है, उनको कुछ पूछने वाला और कहने वाला है नहीं, ठीक है। चलो आगे चलेंगे। अदरवाइज इट इज नॉट पॉसिबल इन इंडिया। चाइना डजंट फेस पनिशमेंट बिकॉज चाइना इज चाइना, ठीक है। ओके ओके गाइस, ध्यान से मेरी बात सुनना। नए स्टूडेंट्स भी काफी है। ओके, हाउ मेनी ऑफ यू नो दैट पीस कीपिंग मिशन क्या होते हैं? आप में से कितने लोगों को पता है दैट पीस कीपिंग मिशन क्या होते हैं यूनाइटेड नेशंस के? ठीक है, जो पुराने स्टूडेंट्स हैं उनको तो मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, बट स्टिल देर आर न्यू स्टूडेंट्स ऑल्सो, सो लेट मी एक्सप्लेन यू। ठीक है, देखो, यूनाइटेड नेशन क्या है? यूनाइटेड नेशन इज मैंडेटेड टू एस्टैब्लिश पीस ऑन ऑल अराउंड द वर्ल्ड। वर्ल्ड की सारी कंट्री में पीस लाना, दैट्स द मैंडेट ऑफ यूनाइटेड नेशंस, ठीक है। सो बेसिकली अगर कोई दो कंट्री के बीच में कन्फ्लिक्ट है, तो यूनाइटेड नेशंस क्या करता है, उनकी खुद की एक फोर्स है, खुद की तो नहीं है, बट एवरी कंट्री डोनेट their military personals, their police personnel, or their doctors to United Nations. And then the United Nations Security Council decides that they will send this particular force, which is called United Nations Peacekeeping Force, into the country which are in conflict. ठीक है, जिस कंट्री में कोई कंफ्लिक्ट चल रहा है, then United Nations Security Council will send this police force to establish law and order in that region. ठीक है, but while doing such things there are also some incidents जहां पे थोड़ी सी लड़ाई हो जाती है and some people might get killed in the action. ठीक है, ऐसा भी होता है। सो द रिसेंटली इंडिया ने जो पीस कीपिंग मिशन भेजती है इंडिया, उसमें 3 इंडियन पीस कीपर दे पास्ड अवे ऑन ड्यूटी, दे वर मार्टियर्ड व्हाइल परफॉर्मिंग देयर ड्यूटी। सो यूनाइटेड नेशन जो ऑर्गेनाइजेशन है, इन by giving recognition to their sacrifice, they have awarded them the prestigious United Nation Medal. Now इस मेडल का नाम क्या है? Then see in the third passage, it is written, it is Dag Hammarskjöld Medal. इस मेडल को कहा जाता है डैग हैमरजोल्ड मेडल, ठीक है। ही, यस, वेरी गुड झरना। ही वॉज द सेकंड यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल, ठीक है। जो एंटोनियो गुटेरेस आज है, वैसे ही इन द सेम टाइम, इन द सेम वे, ही वॉज द सेकंड यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल। सो इनके ऑनर में ये अवार्ड दिया जाता है टू दोस पीपल हु गेट मार्टियर्ड while doing the peacekeeping missions, ठीक है। तो 3 इंडियंस को ये अवार्ड मिला है और इनके नाम लिख लो: कॉर्पोरल युवराज सिंह, इवान माइकल पिकार्डो एंड मूलचंद यादव, ठीक है। बस इतना लिख लो, बाकी कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ओके, मैं ऊपर कर रहा हूं, लिख लो पहले इतना ऊपर से, ठीक है। ओके, जो पुराने स्टूडेंट्स हैं उनको तो ये पता है ना, हम कर चुके हैं पीस कीपिंग मिशंस, गाइस। आई होप ये आप सबको तो याद है, ठीक है।
पीस कीपिंग मिशन हम काफी बार कर चुके हैं, काफी बार। मैंने आपको बताया था दैट यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल अप्रूव्स एवरी पीस कीपिंग मिशन। और ये पीस कीपिंग मिशन में जो लोग हैं वो कहां से आते हैं? तो मैंने बताया था दैट यूनाइटेड नेशन की जो कंट्री मेंबर्स है, टोटल 193 मेंबर्स है कंट्रीज, दे सेंड देयर पर्सनल फॉर द पीस कीपिंग मिशन। ठीक है। मेडल का नाम ये क्यों है? अरे बेसिकली यूनाइटेड नेशन के जो सेकंड सेक्रेटरी जनरल थे उनके ऑनर में ये नाम रखा गया है। ठीक है, मान सम्मान देने के लिए। जैसे गांधी मेडल क्यों रखा है? टू कॉमोमोरेट द मेमोरी ऑफ गांधी जी। इन द सेम वे डैक हैमरजोल्ड मेडल, ही वॉज द सेकंड यूनाइटेड नेशन जनरल सेक्रेटरी जनरल। तो उनकी मेमोरी में, उनके ऑनर में जो भी पीस कीपिंग मिशन में मारे जाते हैं उनको ये अवार्ड दिया जाता है। ठीक है। And you have to write down that peacekeeping missions are approved by United Nations Security Council। ठीक है। ओके गाइस, मैं स्क्रॉल डाउन करूं, सबने लिख लिया? हाँ, जस्ट राइट डाउन दिस थ्री नेम। ठीक है। और यहां पे ये भी लिखा है, दिस इज इंपॉर्टेंट, प्लीज राइट डाउन दैट यूनाइटेड नेशन Peacekeeping Day is celebrated on May 29 to pay tribute to military and civil personnel for their invaluable contribution to the United Nations peacekeeping work around the world। ठीक है। ओके गाइस, हो गया एवरीवन? ओके गाइस, देन दिस विल ओके ओके ओके, यहाँ पे एक और लिखा है, प्लीज ये भी लिख लो। द थीम ऑफ द इंटरनेशनल डे ऑफ यूनाइटेड नेशन पीस कीपर्स is the road to a lasting peace, leveraging the power of youth for peace and security। Okay guys, I think that will be all for the today because फंडामेंटल राइट्स काफी सारे हैं। ठीक है, तो इसको समझाने में काफी टाइम भी लगेगा, काफी सारे हैं इसके लिए। ठीक है, सो नेक्स्ट टाइम आई विल टेक दिस इन स्टार्टिंग, स्टार्टिंग में ही मैं आपको पढ़ा दूंगा, बाद में वी विल स्टार्ट विद द करंट अफेयर्स। ठीक है। ओके ओके गाइस, गुड बाय, टेक केयर। ठीक है, थीम ये रही, द रोड टू अ लास्टिंग पीस, leveraging the power of youth for peace and security। बाय बाय गाइस, बाय बाय।